3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र, राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। मुख्य अतिथि श्री राजेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, दूरदर्शन, लेखक एवं फिल्म निर्माता। आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं मार्गदर्शक का परिचय कराना चाहूंगी। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय श्री राजेश मिश्रा जी। आप दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार, प्रतिष्ठित लेखक एवं फिल्म निर्माता है। पत्रकारिता एवं मीडिया के क्षेत्र में आपका वर्षों का अनुभव तथा समाज के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सर, विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं सम्मान करते हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शन देने का जो अवसर किया है, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। अब मैं बिना अधिक समय लिए मैं आदरणीय श्री राजेश मिश्रा जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने अनुभवों एवं विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर, द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। थैंक यू। तमाम गेस्ट, सम्मानित वक्ता और सभी प्रतिभागियों को हमारा नमन, हार्दिक स्वागत मैं करता हूं सबका। बहुत व्यस्त होने के बाद खुद ड्राइविंग करके पार्लियामेंट से मैं घर पहुंचा, ठीक निश्चित समय से आधे घंटे पहले। बहरहाल, आज का विषय जो है वो है राष्ट्रीय निर्माण में मीडिया की भूमिका। बहुत सारी बात तो हमारी सहयोगी बता चुकी है। आज हम राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर जो चर्चा कर रहे हैं, तो बता दें कि ये सूचना, आज सूचना का युग है और सूचना जो है केवल समाचार आज के समय में नहीं रह गई है, बल्कि समाज की दिशा और दशा तय करने वाली एक शक्ति भी बन चुकी है। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका जन जागरण का एक माध्यम बनी थी। मीडिया ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया था, लेकिन आज वो समय नहीं है। थोड़ा कड़वा सच है, समय है, पर वो समय नहीं है जब गांधी जी के वक्त हुआ करता था, जब मोदी जी भी पर्चे ले लेकर के छिप करके जाते थे, जब चंद्रशेखर आजाद भी देश की आजादी के लिए घर घर में, शहीद भगत सिंह की बात सब जानते हैं कि आजादी के लिए कैसे उन लोगों ने लड़ाई की थी। लेकिन आज मीडिया जो है वो नई चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। ये दौर है नई चुनौतियों का। राष्ट्रीय निर्माण में मीडिया की भूमिका का जब भी हम बात करते हैं तो देखिए, आज हमारे और आपके सामने सूचना की कोई कमी नहीं है। कहना चाहिए कि सूचनाओं की एक बाढ़ है, सुनामी है। जी हाँ, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आपके हाथ में मोबाइल जो है, मोबाइल में इंटरनेट भी है, घर और फोन दोनों ही जगह इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें हैं। और ये सारी चीज मिल करके व्यक्ति को न केवल पत्रकार बना दिया है, न केवल लेखक बना दिया है, यहाँ तक कि पब्लिशर भी हर आदमी बन चुका है। रीडर खुद में जर्नलिस्ट बन रहा है। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू पर मैं बाद में बात करूंगा। ऐसे समय में पत्रकारिता का महत्व जो है, मैं समझता हूँ बहुत बढ़ जाता है, पहले से अधिक बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। क्योंकि वास्ट इसलिए कि इंफॉर्मेशन बार, सूचना की लड़ाई के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। कुछ लोग विचारों और सूचनाओं से लड़ रहे हैं, इसी बीच में फेक न्यूज भी है, इसी बीच में डीप फेक न्यूज भी है, और सूचना की विश्वसनीयता जो है, इन तमाम चीजों से मैं समझता हूं कि संकट के दौर से गुजर रही है। बहरहाल, आज सूचना कुछ इस तरीके से होगी कि मीडिया एक तरीके से कहा जाए कि हमारा वो टीचर बन चुका है, शिक्षक बन चुका है। हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सी क्रीम लगानी है, यहाँ तक कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, इस सब का भी एक बहुत बड़ा बाजार हो चुका है। इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर हम बाबाओं के, मीडिया में बाबाओं के प्रवचन से लेकर के यंत्र तंत्र मंत्र तक की बात करें, तो मैं एक बहुत बड़ा आंकड़ा दे सकता हूं कि खुशी होने का बाजार और इन तमाम खुश रहने का बाजार कितना बड़ा व्यापक है, जो मैंने अपनी किताब में भी किया है। अगर मैं इस पर चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। बहरहाल, विषय से हटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी नजर में मीडिया की भूमिका केवल राष्ट्र के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे दैनिक जीवन का एक टीचर बन चुका है, एक शिक्षक बन चुका है। पहले मीडिया का मतलब क्या होता था? हम समझते हैं पेपर होता था, अखबार होते थे, सुबह उठते थे हम लोग अखबार पढ़ते थे। जब तक अखबार नहीं पढ़ते थे तब तक दिनचर्या शुरू नहीं होती थी, वॉशरूम लोग नहीं जाते थे। इसके बाद क्या हुआ? टीवी आ गया, टीवी चैनल आया। लोगों ने कहा कि अखबार बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखबार आज भी है, टीवी चलने लगा। टीवी के बाद क्या हुआ? वेब पोर्टल आए, इंटरनेट आया, बहुत सारी चीजें आई। और
इन तमाम चीजों के आने से आज क्या है, इसके थ्रू जो है एक मीडिया नैरेटिव का भी प्रयास अब होने लगा है। किसी खबर को, किसी घटना को, चूंकि मैं मीडिया में पूरी जिंदगी निकाल दिया, किसी घटना को, किसी खबर को एक खास कहानी के रूप में रिकंस्ट्रक्शन करके चटपटी बना दिया जाता है और पेश कर दिया जाता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि भाई ये सनसनी, लेकिन सनसनी क्या है ये आप दर्शक भी समझ सकते हैं। इस आज के युग में मीडिया के अगेंस्ट में खासतौर से मैं नहीं बहुत ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन सच को सामने रखना चाहिए। अक्सर अब जब मीडिया की बात, अभी आपने कहा कि साहब फेक न्यूज है और जाकर के डी फेक न्यूज है, तो हम आज एक चीज और भी सामने कहते हैं कि ये बोलिए कि अक्सर कहा जाता है कि सोशल मीडिया ही आज के युग में नया, हर लोग सोशल मीडिया में राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पब्लिशर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो क्या है, सोशल मीडिया ही एक नया मीडिया है। लेकिन मेरी नजर में और शायद जनता की नजर में ये अधूरा सच है। सोशल मीडिया कोई मीडिया नहीं है मेरी नजर में, ये अधूरा सच है। असली सच तो ये है कि सोशल मीडिया केवल एक मंच है, जर्नलिज्म नहीं है। ये जर्नलिज्म क्या है साहब, बताइए। जब सोशल मीडिया जर्नलिज्म नहीं है तो जर्नलिज्म क्या है? आप सोच सकते हैं क्या, किसे कहते हैं जर्नलिज्म? देखिए, जर्नलिज्म या फिर कह लें मीडिया की भूमिका केवल सरकार की आलोचना या प्रशंसा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। जर्नलिज्म तथ्यों की जांच का नाम है। सोशल मीडिया तथ्यों की जांच, वेरिफिकेशन का नाम नहीं है। जर्नलिस्ट का पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए, पहला दायित्व जो होना चाहिए, किसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अनेक स्रोत हैं आज, MI है, AI है, मेटा है, गूगल है, इस स्रोतों से पुष्टि कीजिए। इसके बाद भी नहीं होता है तो रिसर्च विंग में जाकर के पुष्टि कीजिए। यह है जर्नलिज्म। हम एडिटोरियल लिखते हैं तो एडिटोरियल का अपनी एडिटोरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अपने एक उत्तरदायित्व तो होते हैं साहब। तेजी से पहले सनसनी, वायरल, ये सब चीज की कोई विश्वसनीयता नहीं है। विश्वसनीयता होनी चाहिए कि वेरिफिकेशन क्या है, होना है आपकी खबर की, आप जो बोल रहे हैं उसकी सत्यता की पुष्टि क्या है। सत्य से पहले सनसनी फैलाना जर्नलिज्म का काम नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। ये कटु सत्य है। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी प्रमाण के कुछ भी डाल देता है, वायरल कर देता है, पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, लाइक बढ़ जाते हैं। इसी दरमियान फेक न्यूज की बात भी जब आती है तो फेक न्यूज की राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौतियों में फेक न्यूज जो है आज एक चुनौतियों के सामने में, चुनौतियों के साथ हमारे सामने है। इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फेक न्यूज जो है आप सब देखते हैं, शेयर करते हैं या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब तक देखते हैं तब तक परिवार वालों को भी दिखलाते हैं। ये केवल एक झूठी खबर ही नहीं होती है साहब। मैं समझता हूं कि फेक न्यूज एक भ्रम भी फैलाता है समाज में, भय का वातावरण पैदा करता है समाज में, नफरत, अविश्वास, ये सारी चीजों का माध्यम अगर है तो फेक न्यूज है। फिर फेक न्यूज है क्या, आप कैसे समझते हैं फेक न्यूज? अरे समझ ही नहीं सकते साहब। पुरानी तस्वीरों को काट छाट करके नए घटनाक्रम से जोड़ देना, सोशल मीडिया में पेस्ट कर देना। सत्य समझना ही पड़ेगा आपको, सत्य समझना ही पड़ेगा। लगता है कि घटना सत्य। आज आप देख रहे हैं कि बाजार में इंपॉर्टेंट और देश के जाने माने पत्रकार कभी कभी दवाइयों का बाजार करने लगते हैं, कभी वो लॉटरी बेचने की बात करने लगते हैं। उसमें जाने पहचाने एंकर्स, जाने पहचाने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो हैं, और भी सारे टेलीविजन के जो बहुत पुराने और बहुत अच्छे खासे सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते हैं, उनके चेहरे को दिखला दिया जाता है। ये सब AI का कमाल है कि चेहरा उनका, वॉइस उनका और सामान हमारा बेचिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार पुरानी तस्वीरें नए घटनाक्रम से जोड़ करके नए एंकर्स के साथ किसी वीडियो का छोटा सा हिस्सा काट दीजिए आप तो उसका अर्थ बदल जाता है। AI न्यूज यही कर रहा है। ये AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात मैं कल की सेशन में थोड़े लंबे से करूंगा, लेकिन आज बतला दूं कि AI की मदद से बनाए गए वीडियो और नकली ऑडियो से न केवल आम लोग भ्रमित होते हैं, बल्कि सांप्रदायिक तनाव, गलत सूचनाएं, अफवाह, ये सारी चीजों का जन्म भी होता है। और केवल इतना ही नहीं, सामाजिक विभाजन का भी ये कारण बन सकता है फेक न्यूज। एक कड़वा सच तो ये है, और मुझे कहने में पहले भी मैंने कहा है कि मुझे
हिचकिचाना नहीं चाहिए कि एक समय था जब मीडिया को एक मिशन माना जाता था। उसका उद्देश्य क्या था? समाज में जागरूक फैलाना, समाज को जागरूक करना, सत्य को सामने लाना और राष्ट्रहित को सबसे ऊंचा रखना। आज क्या ऐसा हो रहा है? आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है साहब बाजार है, बाजार बन चुका है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बाजार है। बाजार कैसे? अरे साहब टीआरपी है, ये भी तो बाजार है। एक क्लिक के दबाव में मीडिया काम कर रहा है। प्लीज शेयर कीजिए, फिर आगे की वीडियो देखिए। यह परिवर्तन केवल मीडिया का नहीं है, बतला देता हूं, ये पूरी अर्थव्यवस्था के साथ है। मेरा मानना है ये आने वाले समय में समाज के लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है ना कि हर मुश्किल आसान बना दी दुनिया में विज्ञान ने, और सच कहता हूं कुदरत पर काबू कर डाला इंसान ने। धरती सिकुड़ गई बिचारी, सागर भी रोता है, और कभी कभी समाचारों का भी होता फलीता है। एक बात और कह दूं कि जब मीडिया संस्कार से जुड़ता है, कैरेक्टर से जुड़ता है, रियलिटी से जुड़ता है, तब वो केवल खबरें नहीं देता साहब, बल्कि समाज से जुड़ करके वो एक चरित्र का निर्माण करता है। वो एक चरित्र गढ़ता है। वो नागरिकों को केवल जागरूक ही नहीं बनाता, जिम्मेदार भी बनाता है। लेकिन जब यही मीडिया केवल बाजार से जुड़ता है तो समाज को एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट बनाकर बेचने का काम करता है। मानते हैं ना इस बात को आप? इस चुनौती को भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए। पत्रकारों को भी लेना चाहिए, आम समाज को भी लेना चाहिए, रीडर जर्नलिस्ट को भी लेना चाहिए, पाठक को भी लेना चाहिए। देखिए, मीडिया का बाजार से जुड़ना एक समस्या नहीं है, जुड़ना चाहिए। बाजारवाद तो है हर जगह, परिवार में भी बाजारवाद हो गए हैं साहब। समस्या तब पैदा होती है जब बाजार मीडिया की दिशा तय करने लगता है। मैं कम शब्दों में यही बात कह सकता हूं। एक बाजार जो है वो मीडिया की दशा तय करने लगता है, दिशा तय करने लगता है, क्या चलना है, क्या नहीं चलना है, किस में पैसे आएंगे, कौन एडिटोरियल है और कौन एडविटोरियल है। तो जब मीडिया बाजार से जुड़ता है तो क्या होता है? दिशा दशा बदल जाती है। मीडिया का निर्माण बाजार के बजाय उसे उपभोक्ता की तरह देखने लगता है। आपको याद है, आज से 10-15 साल पहले की एक कहानी आपको बतलाता हूँ। उस समय सास और बहू जैसे सीरियल चला करते थे। और उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सास बहू की सीरियल में कितनी सकारात्मक भूमिका थी, कितनी नकारात्मक भूमिका थी। याद कीजिए, मेरे ख्याल से हो रहा होगा 15-20 साल तो हो ही गए होंगे सास बहू सीरियल चलते हुए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जब टीवी पर सास बहू की सीरियल चला करती थी तब घर घर के लोग देखते थे। यहाँ तक कि मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, 8-1 साल के होंगे, वो भी देखा करते थे। स्कूल में भी पूछा जाता था उनसे, बेटे क्या सीरियल देखते हैं? तो बेटा तुतला के कहता था तात बहू। तो ठीक है, घर घर के लोग देखते थे। उनमें परिवारों के भीतर जो था उस सीरियल में, अगर आप ध्यान से देखें, आज फिर से उसको आप निकालें यूट्यूब पर कहीं तो उस फिल्म कहीं ना कहीं दिख जाएगी। तो उसके पूरे परिवार के अंदर एक अविश्वास की खाई थी, षड्यंत्र था, संपत्ति के विवाद जैसे कुछ मामले थे, रिश्तों में भी कुछ करवाहट जैसी बातें थी। तो सास बहू की सीरियल देखकर लोगों ने कहा कि भैया ये, और लोग मीडिया ने भी कहा कि भैया ऐसा तो कुछ समाज में है नहीं। वो औरतें जो है रोज दिन एक नई साड़ी पहनकर, सास भी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनी है, अच्छे से श्रृंगार की हुई है, बहुएं भी हैं, और उनके और सारी देवरानियां जेठरानियां भी हैं। तो समाज ने कहा कि भाई ऐसा तो कुछ होता नहीं है सास बहू में, जिस तरीके से लोग सच संवर कर रहती है और जिस तरीके से घर में हो रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, चलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने कहा इंटरटेनमेंट ही तो है, देखने दो, इंटरटेनमेंट है तो खूब बाजार में बिका, खूब सास बहू बिका, कैरेक्टर्स भी चेंज हुए उसमें। लेकिन तब जो समाज में नहीं था साहब, इस सीरियल ने समाज को आज वैसा बना दिया है। आज सास और बहू की बात आप जहां पर मोबाइल के फेसबुक को खोलिए, सास बहू की घटनाएं आपको देखते हुए नजर आ जाएगी। सोचिए ना, 20 साल पहले तो इतनी सास बहू की लड़ाइयां नहीं थी, परंतु जो बाजारवाद वाली लड़ाइयां हैं वो आज सास और बहू के साथ जो आप फेसबुक पे और दूसरे मीडिया में, ट्विटर पे वगैरह पे देख रहे हैं। तो कहना चाहिए कि समाज में आए हर बदलाव के लिए केवल टीवी धारावाहिक ही जिम्मेदार है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। समाज अनेक कारणों से बदलता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मीडिया केवल समाज का दर्पण नहीं होता। सुनिए, मीडिया केवल समाज का आईना नहीं हो सकता, वो समाज की सोच, समाज की कल्पना और व्यवहार को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मीडिया जब बाजार से जुड़ता है तब
बिकता है, भुक्तभोगी मैं हूं। 25 साल पहले मैं एक अखबार को शुरू किया, एक पत्रिका को शुरू किया, बहुत दामी पत्रिका थी, करंट न्यूज। रजिस्ट्रेशन से लेकर के 15 साल तक पत्रिका से अखबार की यात्रा तय की मैंने। जब उसमें मेरे से बड़े बड़े पत्रकार आने लगे, उस समय और सारे टेलीविजन नहीं थे, जैन टीवी था और जी टीवी हुआ करता था। इंडिया टुडे के बाद के दौर के उसके बाद की बात है। तो साहब उसमें लाइजनिंग की जरूरत हुई और साहब विज्ञापन लाने वाली बातें हुई। तो खैर ये सारी चीजें हर अखबार में आज भी चलती है। और उस समय तो अलग ही जमाना था, उस समय कंप्यूटर का जमाना नहीं था। खबरें जो है कलम से लिखी जाती थी, ब्रोमाइड्स निकलते थे, नेगेटिव पॉजिटिव की अखबार बनती थी। तो साहब मालिक को लगने लगा कि साहब ये अखबार अब मेरी बिक नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि साहब सर्कुलेशन डाउन हो गया है, इसलिए मैं आपको नहीं रख सकता, और मुझे नमस्कार कर दिया गया। इस हालांकि और भी कारण थे। फिर मैंने कई साल के बाद, 1 साल के बाद दूसरे अखबार को शुरू किया। दूसरे अखबार में गया तो बहुत कम उम्र का था, 35 साल का रहा हूँगा मैं, 32-35 साल का। और वो अखबार की सर्कुलेशन बहुत बढ़ गई, और जब बहुत बढ़ गई तो बहुत बड़े पत्रकार की जरूरत पड़ गई और मुझे नमस्कार कर दिया गया। तो यही जीवन का एक सच है मीडिया के साथ। और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं उन दिनों भी बाजार था। इसलिए मैं कहता हूं कि मीडिया जब बाजार से जुड़ता है तब बिकता है साहब, लेकिन जब रिलीजन यानी मजहब से जुड़ता है तब हथियार बन जाता है, तब सिविलाइजेशन वार बन जाता है, जिसे हम धर्म युद्ध भी कह सकते हैं। बहरहाल अगर आप सहमत हैं तो ठीक बात है। आज टीआरपी और व्यूअर की बात करें, हर जगह टीआरपी है, हर जगह व्यूअर है। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों पर ऐसी ऐसी सामग्री परोसी जा रही है जिसका मैं ऑनलाइन जिक्र नहीं करना चाहता। कहते हैं ना कि जिस बच्चे को तरीके से अंडर गारमेंट्स पहनने नहीं आया, जिन बच्चियों को तरीके से अभी कपड़े पहनने नहीं आए, वो उम्र से पहले ही सोशल मीडिया और मोबाइल लेकर के जवान हो गई। उन्होंने जवानी देखा भी नहीं और वो मोबाइल देख करके जान गई कि क्या है मोबाइल में। ऐसी सामग्री, ऐसी सीन वायरल, वर्बल वायरल्स परोसे जा रहे हैं जो समाज के लिए खतरा का विषय है। हम सभी जानते हैं कि क्या दिखाया जा रहा है मोबाइल में। प्रश्न ये है कि क्या यही हमारी युवा पीढ़ी को देने के लिए कोई सामग्री है आज सोशल मीडिया में? युवा पीढ़ी से कुछ आगे बढ़ने का प्रेरणा ले सकती है? यदि केवल व्यूज और मुनाफा ही लक्ष्य बन जाए तो मैं समझता हूँ व्यवसाय का, ये बिजनेस का उद्देश्य तो हो सकता है, लेकिन राष्ट्र निर्माण का कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए कि जिस सामग्री को हम मनोरंजन कह रहे हैं वो धीरे धीरे हमारी सोच को खा रही है, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रही है, और अगली पीढ़ी भी इससे प्रभावित हो रही है, जिसे हम गार्जियंस आज देख नहीं पा रहे हैं। हमारी पोती मोबाइल के बिना रहती नहीं है। हम लोगों ने छीन लेते हैं तो रोने लगती है। भाई क्या है उसमें? वो टेलीविजन नहीं देखना चाहेगी, वो मोबाइल पकड़ना चाहेगी। इसलिए ये समय केवल मीडिया की स्वतंत्रता का ही नहीं है, फोर्थ पिलर का ही नहीं है, बल्कि उसकी सामाजिक जिम्मेदारी पर एक गंभीर सवाल भी पैदा करता है, और इस पर विचार करने की हम सबों को जरूरत है। सबसे बड़ी चुनौती जो ये है, बाजार की आवश्यकताओं और पत्रकारिता के मूल्यों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। अंत में तो हम क्या कहें, कुछ ज्यादा ही लंबा मैं कह दिया, शायद आप लोगों को भी आगे कुछ कहना है। ये मान करके हमें चलना होगा कि मीडिया केवल घटनाओं का दर्पण नहीं होता, मीडिया केवल घटनाओं का ही एक आईना नहीं है, वो भविष्य का कहिए कि शिल्पकार है, निर्माता है। मीडिया केवल यह नहीं दिखाता कि हम आज क्या हैं, बल्कि वो कल को भी तय करता है कि कल हम क्या बनेंगे। इसलिए मीडिया की हर खबर, हर शब्द और हर चित्र पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो भविष्य के लिए जरूरी भी है। जरूरी इसलिए कि खबरें सिर्फ खबरें नहीं, इतिहास का आधार होती है मित्रों। इतिहास का, हिस्ट्री का आधार होती है, और हिस्ट्री रिपीट अगेन एंड अगेन। और शब्द केवल शब्द नहीं होते, आने वाले कल के विचार होते हैं मित्रों। और कलम अगर सत्य के साथ चले तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र संवर जाता है, और जब मीडिया जाता है तो पूरा समाज जग जाता है।
इसी के साथ मेरे पास आप कहने के लिए बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। हो सकता है कई फ़ोन आ जाएँ, बहरहाल अभी मैंने फ़ोन को म्यूट कर रखा था। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। आपने आज जिस सरल और प्रभावशाली तरीके से मीडिया की भूमिका, रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया की जिम्मेदारी तथा नेशन बिल्डिंग में मीडिया के योगदान पर अपने विचार साझा किया, यह वास्तव में सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा है। तो एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से सर के लिए जोरदार वर्चुअल अप्लॉज हो जाए। सभी लोग एक बार तालियां बजा दें। थैंक यू। और हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सुधीर सर से कुछ प्रश्न करूंगी, जिससे हो सकता है कि आप लोगों के पास भी कुछ प्रश्न हो, तो उनका भी समाधान हो जाए उन्हीं प्रश्नों के द्वारा। लेकिन अगर आप फिर भी क्वेश्चन करना चाहेंगे ना, तो मेरे कुछ प्रश्न हैं, उसके बाद आप अपना हैंड रेज करें और आप अपना माइक और वीडियो ऑन करके प्रश्न कर सकते हैं। फिर सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर फर्जी फेक समाचार फैलाता है, तो उसके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई की जाए? क्या मुझसे बात हो रही है? देखिए, सोशल मीडिया पर अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ चलाता है तो क्या कार्रवाई की जाए। इस पर सरकार प्रयास कर रही है और सोशल मीडिया और मूल मीडिया दोनों के अपने-अपने महत्व हैं। सोशल मीडिया की सूचना जो है वो तेज़ी से फैलती है और मुख्य धारा मीडिया जो है संपादकीय की जाँच की प्रक्रिया का नाम है। सही स्थिति ये है कि किसी भी सूचना को साझा स्वीकार करने से पहले उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। जी। ठीक है। इस बात पे मैं एक बात सभी को बोलना चाहूँगी कि जब कभी भी आप कुछ ऐसी न्यूज़ देखें जिसमें आपको बिलीव नहीं हो रहा है या फिर कुछ डाउट लगता है, तो आप एक बार ना उस चीज़ को गूगल पे, आप एक बार फ़ोटो का ऑप्शन आता है, वो इमेज गूगल पे डाल के, चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सभी पे वो फ़ोटो इमेज डाल के आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है क्या ना? इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो ओरिजिनल में काफ़ी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैं बतलाता हूँ चैट जीपीटी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये जो है वो डाटा विश्लेषण तो बहुत अच्छा कर लेगा, कंटेंट निर्माण कर लेगा, बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट निर्माण को तेज़ भी कर सकता है, लेकिन वो किसी किसान के आँसू का विश्लेषण नहीं कर सकता है, वो एक कविता नहीं लिख सकता है, वो एक माँ के प्यार को तरीके से भावनाओं में नहीं ढाल सकता है। इसके लिए तो कलम का सिपाही आपको ही होना होगा, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगा जाना होगा। कहते हैं ना, जब तक मेरे हाथों में है नीलकंठनी लेखनी, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार करूँ तो कहना। और यही है जर्नलिज्म का पहला पहला सवाल। जी। तो मेरा प्रश्न है कि पत्रकार के पास कौन-कौन से पंजीकरण, मान्यता या आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए? पत्रकार के पास कौन-कौन सी मान्यता और आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए? देखिए, कागजी कार्रवाई से पहले तो भावनात्मक दस्तावेज ही होना ज़रूरी है। हमारे ज़माने में कुछ ऐसा नहीं था कि आप बैचलर ऑफ जर्नलिज़्म जर्नलिस्ट हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज़्म किया हुआ है या मास्टर ऑफ जर्नलिज़्म किया हुआ है। ये सारी चीज़ें 95 के बाद ठीक हुई है। बैचलर ऑफ जर्नलिज़्म 92 के बाद समझा जाए। सबसे पहले तो आपको लिखना पढ़ना सीखना चाहिए। आपको खोजी पत्रकारिता करनी चाहिए और खोजी प एक चीज़ को ढूँढने के लिए आपको कई स्रोत से, जैसा कि अभी आपने कहा, आज ना गूगल है साहब, आज ना चैट जीपीटी है कि आप जाके खबरों की सत्यता एक बटन दबाती हैं और पूछ लेती हैं कि साहब इसका आविष्कार किसने किया था। हम लोगों को तो रविंद्र भवन जैसे लाइब्रेरी में ढूँढते-ढूँढते नहीं मिलता था वो सारी हिस्ट्री की चीज़ें। तो साहब जर्नलिस्ट को तो खोजी पत्रकार होना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो मैं आपको बताऊँ कि एक अनपढ़ टाइप का एक पत्रकार था। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा इस खबर को और शायद आपके लिए बहुत नई चीज़ होगी। हम उसे अनपढ़ इसलिए कहते हैं कि वो एक पेज का खबर नहीं लिख सकता था। उसके पास मात्राएँ नहीं थी, इसलिए कि वो ठेठ पंजाबी था और ये ज़माना है 1988-89 के दरमियान, जब पंजाब के केपीएस गिल हुआ करते थे। तो साहब ये इनका नाम था सुनील राय कामरेड। गॉड नोज़ आज वो हैं कि नहीं इस संसार में, लेकिन वो अद्भुत पत्रकार था। उसे बोलने नहीं आता था, लिखने नहीं आता था, पर वो पत्रकार था और पूरी पंजाब की सरकार उससे काँपती थी। वन्स अपॉन अ टाइम वो पंजाब के एक धर्मशाला में एक स्थान पर गया हुआ था। उसके मोटरसाइकिल चलाते हुए उसके जूते में कुछ गंदगी लग गई होगी, तो वो एक कुएँ के पास, पानी के कुएँ के पास, जहाँ लोग पानी भर के स्नान करते थे, वहाँ वो पानी माँगने के लिए गया और अपने जूते को साफ किया।
उसी कुएं में कुएं के पास बाल्टी से पानी निकालकर एक नौजवान लड़का नहा रहा था। इसने उस लड़के को देखा तो कामरेड ने जब इस लड़के को देखा तो चौंक गया, बोले ये क्या, ये तो गजब का लड़का है। हम लोग नगीना जैसी फिल्म देखते हैं, एक औरत का नाक बन जाना देखते हैं, उसने देखा कि उस लड़के का कमर से ऊपर जो बॉडी है वो पूरा दूध की तरह साफ सफेद था, और जांग के नीचे जो था उसका पूरा नीला था, एकदम डार्क नीला था। उसने उस लड़के से जब पूछा तो एक सनसनी की घटना सामने आई कि वंस अपॉन ए टाइम वो लड़का जिसके बॉडी 2 कलर के थे उसे किसी सांप ने डसा था। वो सांप के नील मणि कुछ होते हैं, मणि को उठा करके वो राजस्थान बॉर्डर पर भागा जा रहा था, और नील मणि लेकर के जब भागा है तो वो तालाब में डूब गया। फिर उसे सैकड़ों सांप ने डसा है, उस तालाब के पानी को जहरीला बना दिया था। तो वो उस आदमी ने उस पर रिपोर्टिंग की, जो बहुत ज्यादा खबर बिकी, और हमारी अखबार तो खूब बिकी है, मैगजीन खूब बिकी। इसी तरीके से उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की थी डॉक्टर थॉमस के साथ कि एक लड़के को पेशाब के रास्ते में संक्रमण हो गया और ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और फिर डॉक्टर थॉमस जैसे लोग ने अंगूठा काट करके उनके पेशाब के रास्ते का निर्माण किया। ये एम्स की घटना है 1988 की। तो पत्रकार ये होते हैं। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है, और खबर का मतलब ये नहीं है कि कुत्ते ने आदमी को काट लिया, ये खबर नहीं है। खबर ये है कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, आदमी ने कुत्ते को काटा, ये खबर है जी। नेक्स्ट। सर, लाइक बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री के अलावा कोई पंजीकरण, योग्यता या लाइसेंस की आवश्यकता है? नहीं, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। अभी सरकार इस पर विचार कर रही है कि वो उससे भी पत्रकार माना जा सकता है जिन्होंने यूट्यूब के लिए लंबा काम किया है, और खबरों की सत्यता, खबरों की तथ्यता को देखते हुए शायद 2027 तक इसके भी यूट्यूब कानून भी सामने आ जाए। जैसे मैं भारत सरकार का जर्नलिस्ट हूँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से सीनियर जर्नलिस्ट के नाम पर एक्रीडिएटेड हूँ पिछले 30 सालों से। तो मेरी सत्यता ये कि मेरी न्यूज छपती है, मैं टेलीविजन पर आता हूँ, तो इसके भी से चल रहा है। अब हर आदमी नहीं इसके बन सकते हैं, इसके लिए कोई सत्यता नहीं है। बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट आप हैं तो ठीक है, अच्छी बात है कि आपको कैमरा के सामने बोलने आता है, आपको एंकरिंग करने आता है। हमारे ज़माने में 99, 98 में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कुछ तो चले गए, कुछ आज जिंदा हैं। वो कैमरा को देख करके घबरा इतना जाते थे कि वो कुछ बोल नहीं सकते थे। आज तो बच्चे कैमरे के सामने बोलते हैं। सोशल मीडिया है, इसलिए कोई भय नहीं है। ऐसी कोई जर्नलिज्म नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट होंगे तभी आप पत्रकार बनेंगे। बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने वाले 18,000 की नौकरी कर रहे हैं आज, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। और जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है वो एक बड़े अखबार के संपादक हैं। आप देख लीजिए, बहुत सारे पत्रकार हैं, किसी को भी नाम आप ले लीजिए, मैं नाम ऑनलाइन नहीं लेने था, जिनको आप देखते हैं अभी रात के 10 बजे के बाद, जिनको आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, बड़े बुजुर्ग 60 साल के जर्नलिस्ट, वो लोग सिर्फ ग्रेजुएट और एमए है। तो इसकी कोई सत्यता नहीं है कि आपको ये डिग्रियां चाहिए। आप लिखिए, आप पढ़िए, आपके मन की भावनाओं को कलम पकड़िए। जिस दिन आप कलम पकड़ लेंगे उसी दिन आप पत्रकार बन जाएंगे, और जब आप कंप्यूटर पकड़ेंगे तो आप नकली पत्रकार रहेंगे। ये मेरी सीख है। कंप्यूटर ज्ञान दे सकता है, कलम आपको विज्ञान, ज्ञान और संवेदनाएं तीनों देगा। जैसे आजकल बहुत सारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं, लाइक सोशल वर्क करते हैं, फ्रीलांसर है। तो ऐसे लाइक मीडिया या पत्रकारिता को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून या नियामक व्यवस्था है क्या? फ्रीलांस जर्नलिस्ट के लिए व्यवस्था सरकार के पास में है। अगर आप फ्रीलांस जर्नलिज्म कर रहे हैं, फ्रीलांस जर्नलिज्म में आप कविताएं लिख रहे हैं, तो उसकी कोई बहुत खास व्यवस्था नहीं है। फ्रीलांस जर्नलिज्म में अगर आप खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, धनबाद हो या कोल स्टेट्स जहाँ पर हैं, जहाँ खनन हो रहा है, वहाँ की आप अच्छी खबरें ले रहे हैं और आप न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहे हैं। फिलहाल आप दुर्गा पूजा में दुर्गा जी ने जाकर के भस्मासुर का वध कैसे किया था, इस लेख को लिखने के लिए जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है। कोई भी लेख है, ये कहीं से उठाइए, कहीं से लिख दीजिए, लेकिन आप खबरें दे रहे हैं, आप एक अच्छी एडिटोरियल दे रहे हैं और आप न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, तो आप एक्रीडिएटेड जर्नलिस्ट कहे जा सकते हैं। और सरकार की तरफ से आपको इसके लिए और भी कई सुविधाएं दी जा सकती है। आपको सरकारी मकान मिल सकते हैं, मेडिकल सुविधाएं फ्री मिल सकती है, ट्रेड में आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है, हालांकि अभी बंद है। इसी तरीके से और भी कई सुविधाएं हैं। मेरा लास्ट सवाल ये है कि यदि मेन स्ट्रीम मीडिया कोई फर्जी या भ्रामक समाचार प्रसारित करे तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई संभव है? मतलब बिंग पब्लिक हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अगर भ्रामक और गलत सामग्री प्रकाशित करे तो न्यूज़पेपर पहले ही लिख देते हैं कि इसमें हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है और सारे
मामले का अधिकार दिल्ली कोर्ट या इलाहाबाद न्यायालय में ही होगा। गलत सूचनाएं देने के बाद उस पर मानहानि का दावा किया जा सकता है, उसे जेल भी हो सकती है अगर गलत सूचनाएं दिया गया जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, इसके लिए कानून है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, खबरें दबा दी जाती है या दूसरे दिन माफी मांग ली जाती है या दूसरे दिन खबरों का फॉलो अप करके उस खबर को सुधार दिया जाता है। जी सर, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं? जी सुनिए सर, मुझे सुन रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा डॉक्टर आर एस चौहान। जी चौहान आपसे ये निवेदन है कि जैसे आप बाजारवाद की बात करते हैं कि बाजारवाद जो है बढ़ रहा है, तो इस पर नियंत्रण के कोई तरीके नहीं हो सकते? भाई वैसे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे जो है रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, आप लोग कोर्ट में चले जाओगे कि जरा सा कोई बात कहे या गलत कोई चीज दी हुई है उस पर चलो ठीक है मानहानि होती है। बाजारवाद को कम करने का क्या तरीका है? भाई ये तो मन अगर मन में है कि नहीं हमें बाजारवाद करना ही है, तो उसको कैसे कम किया जाए? क्या गवर्नमेंट को इस तरीके की कोई चौहान साहब योजना बनानी चाहिए? आप मीडिया से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं मीडिया से जुड़ा नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर लॉ हूँ। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और इस रिस्ट्रिक्शंस को बहुत स्पष्ट तरीके से मैं नहीं कह सकता हूँ। बाजारवाद इस टेलीविजन के चमचमाते स्क्रीन पर तब तक रहेगा और ये तभी रहता है जब इसके पीछे एक मजबूत हाथ कॉर्पोरेट वालों का होता है, फंडिंग होती है। टेलीविजन तभी चलता है जब फंडिंग होती है और सरकार के हाथ अगर नहीं है तो आप टेलीविजन नहीं चला सकते हैं, अखबार नहीं चला सकते। और बाजार आना है। आप अखबार, इसलिए मैंने पूछा कि आप मीडिया में हैं, अगर आप किसी अखबार के संपादक हैं, आज आलोक मेहता हैं, आप कमलेश्वर तो गुजर गए और आप वो मिस्टर प्रभु हैं, सुरेश प्रभु हैं, अरविंद प्रभु हैं, अरुण पुरी की जगह आपके अखबार में है। अगर आप बड़ी जगह पर हैं तो आपके मार्केटिंग आपकी कितनी मजबूत है साहब, आप कहाँ से किस गवर्नमेंट से कितना विज्ञापन ले सकते हैं। अगर आपके एक अखबार में एक महीने में 50 लाख के विज्ञापन नहीं है और 50 लाख का विज्ञापन अपना बटोर नहीं सकते हैं, तो मैं आपको 3 लाख रुपए सैलरी क्यों दूं? ये तो बाजार में आज शुरू चल रहा है। कहीं ना कहीं ये खुद मुझसे कहा गया कि भाई आप क्या रेलवे का रिजर्वेशन करवा सकते हैं? क्या आप हुकुमदेव नारायण सिंह से विज्ञापन ला सकते हैं? आप नहीं जानते होंगे। तो ये है, बाजारवाद पर नियंत्रण संभव नहीं है जब तक कॉर्पोरेट वालों का सरकार नहीं, जब तक सरकार नहीं चाहे। आप 11 बजे के बाद टेलीविजन खोलिए, आप उसके बाद देखिए बाजारवाद किस तरह चल रहा है। आप आज तक से शुरू कीजिए और इंडिया टीवी तक चले जाइए। चैनल आते हैं, फ्री टू एयर चैनल है। 11 बजे से 12 बजे तक सारा बाजारवाद आपको मिल जाएगा। उसमें शैम्पू से लेकर के बाबा तक आ जाएंगे। ये बाजारवाद ही तो है। इसलिए कि ये लोग 1 घंटे का देते हैं 1.5 लाख रुपए। 1 घंटे का 1.5 लाख रुपए देते हैं। 30-30 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए का इनका स्लॉट्स होता है। वो बाजार है, उससे टेलीविजन की कमाई होती है और उससे सैलरी मिलते हैं। ये तो सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर, मैं ये सवाल था कि जैसे डिजिटल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो प्रिंट मीडिया का क्या मतलब फ्यूचर रहेगा या खत्म हो जाएगा? नहीं, प्रिंट मीडिया का फ्यूचर। आपकी उम्र कितनी है साहब? मेरी 47। देखिए 47। आपको मालूम है कि आपके पिताजी भी नित्य प्रति अखबार पढ़ा करते थे और आज आप भी अखबार पढ़ते हैं। जी। क्या रात को आप टीवी नहीं देखते हैं? क्या हाथ में मोबाइल नहीं है? मेट्रो में बैठते हैं, कहीं बैठते तो टीवी को स्क्रॉल, ये मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं ना आप? जी। और आप न्यूज़पेपर भी उलटते हैं। ये बात दूसरी है कि पूरे न्यूज़पेपर के 12 पन्ने को उलटे आप तो आपको खबर कहीं नहीं मिलेगा। पूरा अखबार काला पीला रहेगा, कुछ एक ऑथेंटिसिटी एडिटोरियल के पेज में मिल जाएगा, लेकिन खबर आपकी चीज नहीं। खबर वही है, जैसा कि मैंने कहा, सरकार ने क्या किया, ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हॉर्मुज ने। अरे साहब, खबर वो नहीं है। खबर आपके बगल की खबर कहाँ है? जो होना खबर नहीं है। और अखबार कभी भी खत्म नहीं होगा। कहा गया था टेलीविजन आएगा तो अखबार खत्म हो जाएगा, टेलीविजन आएगा तो रेडियो खत्म हो जाएगा। कहाँ रेडियो खत्म हुआ? आज तो रेडियो के वैल्यू और भी ज्यादा हो गए। घर में आपके पास भी एफएम है, आप सुबह एफएम देखते हैं, भजन सुनते हैं। कार में एफएम लगा रखे हैं, कार में कहाँ टीवी लगा रखा है? जी। कभी नहीं खत्म होगा। सर नमस्कार। थैंक यू सर। सर नमस्कार, राजेश कुमार साहब जबलपुर से बोल रहा था। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता था कि आजकल तो जो जहाँ देखो समाज पर जितने भी अखबार में जो खबर आती है, वो मीडिया जो मोबाइल से वायरल होती है, उसी के आधार पर ज्यादातर प्रकाशन होती है। मैं नहीं समझा, एक बार फिर से रिपीट करें। जी सर, एक बार फिर से रिपीट करें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ये बोल रहा था सर कि आजकल जितनी भी खबरें वायरल होती हैं,
है ना। तो ये सब तो प्रत्येक व्यक्ति लोग इधर उधर की वायरल करते रहते हैं। मीडिया तो इसमें उसी को दिखा देती है जो मोबाइल से वायरल होती है। हाँ, ये भी तो इसकी बाजार सत्यता कैसे पता चलेगी कि सच है कि नहीं है, नहीं 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 क्योंकि ज्यादातर खबर जो रहती है वो मोबाइल के थ्रू इधर उधर जाती है, जी तो जी, वही उसी को दिखा देती है ज्यादातर। इसे ही कहते हैं कि आप और समाज कितना जी जी ज्यादा आज जागरूक हो चुका है। आप स्टार न्यूज पर देखें या किसी भी टेलीविजन पर देखें, वो साहब बहुत सारी खबरें दिखला दी जाती है। सोशल मीडिया की खबरों को ही टेलीविजन पे ले लिया जाता है, हालांकि इसके एवज में जी उसे जी 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 दिए जाते हैं। और बाद में जब सत्यता का पता चलता है तो साहब ये प्लेन दुर्घटना जो है ये नेपाल वाला नहीं था साहब, ये तो जी 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 1987 जी बिल्कुल। है ना, 1987 में ये घटना घटी थी, उसको मिला करके बना दिया गया। पर उसमें जी जब जी लाइक हुआ, जब साहब 2 करोड़ लोगों ने देख लिया, 2 लाख लोगों ने देख लिया, तो टेलीविजन वाले ने लाया। पर वो लिख जी करके जी देते हैं, कैप्शन के रूप में कि मैं इस खबर की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता हूँ। और जी बाजार में आपको वो देखना अच्छा लगता है कि जी किस जी तरीके से हवाई दुर्घटना हुई, किस तरीके से प्लेन कांप रहा था और किस तरीके से लोग शोर कर रहे थे, वो देखना अच्छा लगता है, तभी आप देखते हैं। अगर आप उसे इग्नोर कर दे, मुझे ये चीज देखना ही नहीं है साहब, टेलीविजन ही बंद कर ले, तो ये बाजार फिर कहाँ रहेगा साहब। जनता समझेगी, जनता इस पर अच्छा, अगर आप कोई गलत चीज देखते हैं तो उस गलत चीज को आप अपने हाथ में साफ कर लेते हैं, फिर आप फॉरवर्ड करते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ, देखो इस तरीके से 2025 में तो दुनिया खत्म हो जाएगी साहब। ये सब चीजें जो हैं एक जगह से आती है, बातें दूसरी जगह फैलती है, किसी जगह काम कर लेती है। तो कहते हैं ना कि पूरा समाज तभी जाग सकता है जब मीडिया जागेगा। और यही एक एक शब्द जो है ना वो एक विचार बन जाते हैं। इसलिए कलम के सत्य को ही मानना चाहिए, तभी राष्ट्र संभल सकता है। फेक न्यूज ये सब तो एक बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब, इस पर आम जनता को पहल करने की जरूरत होती है, उस पर आवाज उठाने की जरूरत होती है। पर हम में से तो कोई आवाज उठा ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में नहीं बोल सकते। एक आम जनता को उठाने की जरूरत है, ये गलत न्यूज है। आज कल मैं देख रहा था, भाई में मैं कहीं था, तो कंगना रनौत की कोई फिल्म आई जो 1975 पर इमरजेंसी पर आधारित फिल्म थी। उसके लिए पैसे भी उन्होंने लगाया था, कंगना रनौत ने, इमरजेंसी। आप गूगल सर्च कीजिएगा तो मुझे लगता है ये क्या है साहब, कितना उसकी जब मैं व्यूअर्स को देखा तो उसमें गालियां भरी पड़ी थी। कंगना रनौत को बहुत वल्गर लैंग्वेज उसके लिए लिखे गए थे कि इंदिरा का रोल करने नहीं जानती है, ये नहीं जानती है, पूरा नेगेटिव्स था। कम से कम 500 से ज्यादा व्यूअर्स को मैंने देखा। फिर मैं कल रात को स्पेशली उस फिल्म को यूट्यूब में देखा कि इतनी इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी कैसे है। देखने के बाद पता लगा कि नेगेटिव पब्लिसिटी कंगना रनौत का कैरेक्टर को देख करके ही लोगों ने लगाया था, पर स्टोरी में कुछ नहीं था। स्टोरी में संजय गांधी और इंदिरा गांधी की जिस तरीके के माँ बेटे के प्यार को दिखलाया गया है और जिस तरीके से देश को गिरती हुई स्थिति में दिखलाया गया है, वो सत्य कहीं है ही नहीं। संजय गांधी ने नसबंदी करवाया, उसमें एक सब्जेक्ट लगाया गया था, और संजय गांधी बदतमीज थे, उसको उसने बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया। इंदिरा की मजबूरी क्या क्या थी उसने कहीं नहीं दिखलाया, इंदिरा की मजबूरी क्या थी। लेकिन इंदिरा ने जो देश के लिए किया उस बात का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। सोचिए ना, मनमोहन सिंह जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक तो उन पर कोई किसी तरीके का कोई कटाक्ष नहीं किया गया। आज मनमोहन सिंह को जोकर बना करके दिखलाया जा रहा है। मोदी जी ने जब तक अच्छा काम किया तब तक तो कुछ नहीं दिखलाया गया। थोड़ी सी SIR वाली बात हुई या कुछ बांग्लादेशी वाली बात हुई तो उन पर कई तरीके की आलोचनाएं होने लगी। तो आम जनता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उन्हें कब कौन अच्छा लग जाए, किसी का वो ताड़ पर बैठा दे, कब किसे उसे कब उसे जमीन पर गिरा दे, फिर कहा नहीं जा सकता। बहरहाल नेक्स्ट। जी सर, गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है सर, एम आई ऑडिबल? क्या चीज का? जी सर, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? ओके। जी सर, मैं एडवोकेट अर्चना सिंह, गौतम बुद्ध नगर से। सर, मेरा एक बहुत जनरल क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में बार बार आता है। क्या ये मीडिया जो होती है, जैसे आज तक है, NDTV है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से डोमिनेट होती है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आज तक है जो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की प्रशंसा करती रहती है, ND आपकी सिर्फ कांग्रेस के बारे में बताती है। सर, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया है। इसका जवाब मैं सीधे तौर पर नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि इसके जवाब आपके सवाल में ही आपका जवाब है मिस्टर एडवोकेट। हाँ, इसका जवाब थोड़ा सा समझा करके मैं दे सकता हूँ। थोड़ा सा हम टेलीविजन के मामले में आपने बिल्कुल जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। NDTV के बारे में कहा, NDTV तो अब प्रणव राय का रहा नहीं ना, अब तो NDTV तो अडानी ग्रुप का हो गया है, आपको मालूम ही होगा ये वाली बात। और प्रणव राय को शायद आप जानती होंगी, तो बहुत अच्छी बात। देश के प्रमुख जर्नलिस्ट में से एक थे, शेयर उनकी बिक गई, अडानी ने खरीद लिया। तो अडानी कौन है साहब? देश है, सरकार है, और सरकार के खिलाफ चैनल को नहीं चलना चाहिए, नहीं चलती है, ठीक है। अब देखिए, जहां तक आपने बोला कौन सा बीजेपी का है कौन सा नॉन बीजेपी है, इस बात को सब जानते हैं।
सवाल आज की बीजेपी और कल के कांग्रेस की बात नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस सत्ता जो एक अखबार हुआ करता था, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता का नाम आपने सुना है, जो बहादुर शाह जफर मार्ग में जिसकी ऑफिस हुआ करती थी, अब नोएडा चली गई है, गोयनका की अखबार हुआ करती थी। ये साहब हमेशा जब भी कोई सरकार आती थी उसके अगेंस्ट में ही ये काम करती थी। एक अखबार होता। हिंदुस्तान पर चले आइए, जो बिरला ग्रुप का अखबार है, जिसको आप हिंदुस्तान टाइम्स कहते हैं, जिसका हिंदी का नाम हिंदुस्तान अखबार है, उसे हम पर्टिकुलर हम एक समीक्षात्मक अखबार कहते हैं कि सरकार के फेवर में भी नहीं है, सरकार के अनफेवर में भी नहीं है, वो बैलेंस करके चलती है। भारत टाइम्स कंप्लीट सरकार का अखबार था, जो सरकार है उसके साथ वो चलेगी। इसके अलावा तो कोई अखबार रहा नहीं। एक पंजाब केसरी जैसे अखबार हुआ करते हैं, जो नाई की दुकान से लेकर के धोबी के घाट तक अखबार मिल जाता है, जिसकी सर्कुलेशन अच्छी है। अब रहा दैनिक भास्कर और भी अब कई कुकरूते की तरह कई न्यूज़पेपर जो उग गए हैं। दैनिक भास्कर तो एक अच्छा और तेज अखबार है, जिसमें मैं भी रह चुका हूँ। तो ये अखबारों का एक मुख्य उद्देश्य रह चुका है कि हाँ, जो सरकार पैसा देगी उसी की गुणगान करेंगे, हम उन्हीं के बारे में छापेंगे, और विज्ञापन जहां से मिलेगा, पैसा देगी इन द सेंस विज्ञापन जहां से मिलेगा। तो मीडिया आज सरकार के साथ है। दूरदर्शन में मैं रह चुका हूँ, हम दूरदर्शन में सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ होना भी चाहिए हमें। सरकार अच्छा काम कर रही है तो अच्छा लिखना ही चाहिए। अगर सरकार बुरा कर रही है तो हमें समीक्षा करनी चाहिए, सरकार को समझाना चाहिए, लेकिन सरकार की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये प्रतिबंध है, परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिबंध है। जहां तक फ्रीलांस जर्नलिस्ट की बात है, फ्रीलांस कुछ भी लिख सकते हैं, और जहां तक फ्रीलांस एक्रीडिएटेड जर्नलिस्ट की बात है, उनको कुछ लिखने के पहले सोचने की जरूरत है। धन्यवाद। ऑनरेबल मैम, अगर सभी हेलो क्वेश्चन हो चुके हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, मैं मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। सुनाई दे रही है सर आवाज? आ रही है आपकी आवाज सर। ये क्या जर्नलिज्म का कोर्स करना जरूरी है एक जर्नलिस्ट के रूप में काम करने के लिए? आपकी उम्र कितनी है? आपकी एज कितनी है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आप मेरी आवाज आ रही है? आप हेलो 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 आवाज आ रही है? हेलो। आप ब्रिजेश जी, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। सर, एक जानकारी और चाहिए थी आपसे। जी ये अपना क्या बोलते हैं, ये जो खबरें रहती हैं, जी इसमें पहले पूर्व में जो आईपीसी की धाराएं लगती थी, कहते थे कि 294 292 मतलब जो रहती थी, कि जी असली तथ्यों को ये मीडिया के माध्यम से दिखाया नहीं जाएगा, न प्रचार किया जाएगा। हाँ। न वर्तमान में तो इतना प्रचार हो रहा है इसका, इतना मीडिया द्वारा, या मतलब जो भी मोबाइल है या जो मतलब मीडिया में आती है खबरें, वो तो इतनी फैल के आती है, उसको कोई प्रतिबंध ही नहीं लगता सर। नहीं, किस खबर के न बारे कोई न्यायालय कार्रवाई होती इस पर। किस खबर के बारे में बात कर रहे हैं आप? मतलब जो जैसे फेसबुक है, फेसबुक में भी कुछ ऐसी कृत्य आती दिखाई जाती हैं जो अपन देख नहीं सकते। ये तो एक चिंता का विषय है भाई, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। डिजिटल जी जी। और इस पर सर न न्यायालय कोई प्रतिबंध लगा पा रही है, न सरकार कोई प्रतिबंध लगा पा रही है। ये तो एक चिंता का विषय है। इस पर तो सरकार को बिल्कुल सोचने की जरूरत है कि जी फेक न्यूज, AI जनरेटेड न्यूज, ये सारी चीज चिंता की बात है। डिजिटल मंचों का उपयोग जो हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। जी जी। सामग्री को जो है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और ये बहुत जल्दी होगी। आप कोई भी ऐसी चीजें नहीं डाल सकते। हालांकि कई चीजों पर तो प्रतिबंध लग भी चुका है, आप बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन अब आप कोई भी खबर डालेंगे उसके पहले जब वो वेरिफिकेशन होगा तभी वो आपकी न्यूज टेलीकास्ट हो पाएगी आपकी फेसबुक पे। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सोशल मीडिया जो है वो मुख्य धारा जरूर हो सकता है, लेकिन वो मीडिया नहीं कहला सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा है। सोशल मीडिया पत्रकार नहीं है, पत्रकार नहीं हो सकता है। वो जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वो डाल सकता है, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये आ रही है कि जितने भी सोशल मीडिया हैं, इन पर जितने भी अकाउंट है, ज्यादातर अकाउंट फेक बना लेते हैं, फर्जी अकाउंट बना लेते हैं, और फर्जी अकाउंट का जब तक चेकिंग नहीं होगी तब तक इन चीजों को रोकना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़े सरकार को ये चाहिए कि उन फर्जी अकाउंट को के ऊपर जो है
कोई इस तरीके का प्रतिबंध लगाया जाए कि इन सोशल मीडिया वालों को कहा जाए कि अगर फर्जी अकाउंट होगा या तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, बिल्कुल तो ठीक उस पर कुछ कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। और इसी फर्जी अकाउंट के थ्रू ही फेक न्यूज चलाए जाते हैं। भ्रम और जी अविश्वास फेक न्यूज फर्जी अकाउंट से ही चलता है। जी सर। इसकी फैक्ट चेकिंग होना बहुत जरूरी है। नहीं, और और फर्जी अकाउंट आसानी से चेक किए जा सकते हैं। आप जो भी अकाउंट बनाए उसका आप फोटो डालो, उसका बिल्कुल नंबर डालो, नंबर और डालिए। उसका फोटो अगर आएगा तो बिल्कुल आप वो फर्जी नहीं बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा ये है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखते हैं ना कि एआई न्यूज में आप मेरे चेहरे को पूरा डाल सकते हैं, मेरी आवाज को आप ले सकते हैं, राजेश मिश्रा लिखिए और राजेश मिश्रा गूगल में जाकर के मेरी फोटो डाल दीजिए, मेरे नाम पर वीडियो डला दीजिए, चल जाएगा। आप और हम तो समझ जाएंगे कि ये राजेश मिश्रा एआई जनरेटेड है, लेकिन एक परफेक्ट नहीं जर्नलिस्ट समझ जाएगा ये नकली राजेश मिश्रा है जो हम। नहीं, एआई की बात तो आपने ठीक समझ आई, पर जहाँ फेस रीडिंग होती है, बैंकें वगैरह अकाउंट खोल रही हैं आजकल जो है फेस के द्वारा जो उनका करती हैं, जी तो जी उनको नहीं बनाता फेस रीडिंग दो ना। आप हाँ जो भी अकाउंट खोले पहले फेस आओ, उसका फेस लो। बिल्कुल 18 साल से कम का व्यक्ति जो है उसको अगर है तो भी उस तरीके कोई व्यवस्था बनाओ। जब तक ये व्यवस्था नहीं बनी, फेक अकाउंट जब तक नहीं रुकेंगे, तब तक ये व्यवस्था, ये फिल्दी लैंग्वेज या गलत प्रचार जो है, गलत फोटोज जो है, उनको नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। दीर्घकालीन लंबे समय में वही मीडिया सफल होगा, मेरा मानना है जी 5-7 साल में, जो विश्वसनीय रहेगा। हाँ, और ऑफ कोर्स। ये सब जो हो रहा है ना, टीआरपी सीआरपी, ये देखिए सांप चढ़ गया, भूत आ गया, चला गया, चला गया, हाँ हाँ ये सब एक नकली, कुछ समय तक के लिए है। और राष्ट्रहित और जनहित जो है, इस राष्ट्रहित का जनहित का इसमें कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये एक हम्म, इंटरटेनमेंट है, बिल्कुल एक। हाँ बिल्कुल सही। गुड इवनिंग थैंक यू सर। सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं दिव्या फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो, उस टाइम पे जो प्रेस मीडिया थी उन पे सेंसरशिप लगाया गया था, बट स्टिल काफी सारे जो जर्नलिस्ट थे वो उस टाइम पे भी प्रिंट मीडिया के थ्रू या रिटन फॉर्म में लिख रहे थे। बट आज के टाइम पे, जैसे कि अगर हम रिसेंटली का एग्जांपल लें तो रिसेंटली में कॉकरोच जनता पार्टी ने या काफी सारी चीजें जो है प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो चल रही हैं। जैसे एसएससी के लिए रिगार्डिंग में हुआ था, एंड यूपीएससी का जो हुआ था, एंड नीट का जो एग्जाम लीक हुआ था उसके थ्रू। बट जो मीडिया है उस चीज को उसने दिखाया ही नहीं, वो अपना इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड ये सब चीजें दिखा रही थी, जो कि एक नॉर्मल इंसान जो है, जैसे एजेड लोग हैं, वो आजकल ज्यादातर मीडिया पे ही आजकल विश्वास करते हैं, देखिए, जैसे आज तक हो गया। आप क्या करें, ये सारी चीजें जो है ये सीधे सरकार से पूछने की चीज है। मैडम, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, और मैं इस विषय में पॉलिटिकली कुछ नहीं कह सकता हूँ, और कोई इस पर मतलब किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि नहीं दिखाया गया, बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई गई। बहुत सारी चीजें जो आप टेलीविजन पे नहीं देखे हैं वो आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं। हम जैसे, और सोशल मीडिया पूरी तरीके से गलत काम नहीं कर रहा है, उसमें बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम जैसे लोग भी हैं, वो जो अपनी बात दे रहे हैं, और आप देखते हैं वो तथ्य वाली बात दे रहे हैं। रवीश को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, बहुत अच्छी भाषा है उनकी, और बहुत अच्छे और खोजी पत्रकार हैं। तो जो टेलीविजन नहीं बतलाते हैं वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट बतला देते हैं अलग तरीके से। तो आप समझ रही हैं कि अब दिखलाया गया ना भाई, देखिए यस सर। राम जन्मभूमि में चोरी का मामला तब से चल रहा था, नहीं दिखाया गया। आज जब सामने आ गया सारा मामला, तो एक एक की तारें सामने खुल रही है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि तार बहुत लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। 60 लाख और 50 लाख रुपए चोरी करने वाले आदमी बहुत बड़े चोर नहीं कहे जा सकते हैं। हो सकता है चोरी इससे बड़ी हुई हो, तो सरकार अब हाथों के पीछे पड़ी हुई है कि साहब मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। जी मैं रंजना दीक्षित ग्रेटर नोएडा से जी एचआरपीसी की जॉइंट सेक्रेटरी बोल रही हूँ। जी ये सब चीजें हैं, ये तो सार्वजनिक चलती रहेंगी, लेकिन एक स्वस्थ पत्रकारिता के लिए हमें किस दिशा पर कदम उठाना है? क्या इसको क्या आप फिर बोलिए? हाँ, एक स्वस्थ पत्रकारिता के लिए हमें कैसा कदम उठाना है, और ताकि ये जो पत्रकार है चौथा स्तंभ हमारे समाज का, ये निर्भीकता पूर्वक और सामाजिक हित में कार्य कर सके। लाइन में आपके इस प्रश्न का बहुत साफ, सुंदर और अच्छा उत्तर है, जिसे आप भी जानती हैं और जिसे मैं भी कह रहा हूँ। सत्य, निष्पक्षता और जनहित, यही है स्वस्थ पत्रकारिता, जिसे स्वस्थ पत्रकारिता कहते हैं। क्योंकि पत्रकार का कार्य जो है, काम जो है, केवल खबर देना नहीं है, बल्कि सत्यापित सूचना देना और समाज को सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना है।
एक सही जी का केवल यही काम है। फिर चाहे वो धर्म के नाम से करे, हम्म कर्म के नाम से करे, कविता के नाम से करे, चाहे किसी लेख के नाम से करे, पढ़ने के बाद आदमी को सोचने पर मजबूर होना पड़े कि वाह क्या चीज थी जी मैंने पढ़ा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जी जी क्योंकि आज के आपाधापी के समय में तो ये देख रहे हैं कि लोग सिर्फ अपना काम साधना ही चाहते हैं, उसके नाम पर चाहे कुछ भी कर ले, जी जी पर उनको जनहित और राष्ट्रहित से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं। क्योंकि मैं भी आकाशवाणी से जुड़ी रही हूँ, तो मैंने भी जो है कंपेयर अनाउंसिंग वगैरह की है, तो मुझे उस समय की परिस्थितियां 92 की 94 की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में बहुत अच्छा, बहुत यानी जमीन आसमान का फर्क आता है। बहुत अच्छा। आकाशवाणी में आप क्या चीज से जुड़ी हुई थी, किस विभाग से? मैं कंपेयर अनाउंसर थी सर वहाँ पर, गुड गुड। शहडोल जिले में, शहडोल आकाशवाणी में। दिल्ली आकाशवाणी में? नहीं सर, शहडोल आकाशवाणी मध्य प्रदेश में। अच्छा अच्छा अच्छा। और वर्तमान में मैं एडवोकेट हूँ। जी, मैं भी 1980 के दशक में 80 के दशक से 83 तक आकाशवाणी में कंपेयर अनाउंसर रहा। फिर वार्ता और जी कई प्रोग्राम की शुरुआत किया मैंने। आप कहाँ थे सर, भोपाल या कि? नहीं, मैं भागलपुर से था, 1980 में बिहार के अच्छा भागलपुर से। अच्छा, जी और जी जी मीडियम वेव 205.76 मीटर, यानी जी सर, 1458 किलो हर्ट्ज पर मैं खबरें पढ़ता था, प्रोग्राम देता था। जी जी। ये उस समय आजकल तो हाँ, सबका देखिए ना अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन होने से जो समाज किस गर्त पे जा रहा है, जी ये बड़ी चिंता का विषय है। जी बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लिखिए पढ़िए, कभी भी कुछ लिखें, कोई अच्छी चीज लिखें तो बिल्कुल आप संपर्क कीजिए मेरे नंबर पर, मुझको भेजिए, मैं उस खबर को देखता हूँ। जो वर्तमान में सर कहाँ हैं आप? अभी मैं सरकार के साथ तो हूँ ही, और मैं दूरदर्शन के बाद पीआईबी से जुड़ा, पीआईबी जर्नलिस्ट हूँ, एक्रीडिटेड जर्नलिस्ट हूँ। तो और जी 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 30 तारीख से सेशन शुरू हो जाएगा, उसमें जाना है। और जी वर्तमान में मैं बीबीसी के लिए बाहर से काम कर रहा हूँ, डिस्कवरी के लिए कर रहा हूँ, कई चैनल्स चल रहे जी हैं, कई किताबें हमने लिखी है। मेरी किताब शायद जी आप तक नहीं पहुंची है, तो अमेजोन से जरूर मंगवाएं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। जी जी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोक माया ग्रुप में मैं एडवाइजर एडिटर हूँ। लोक माया जी जी देश का एक बहुत बड़ा अखबार है। अभी हाल फिलहाल में मेरी ये किताब आई, और आप जब गूगल में जाकर के लिखेंगे डीडी न्यूज, जी सर, उसके बाद मेरा नाम, तो मेरी किताब खुल जाएगी। देश के सारे चैनल्स ने कवर किया। जरूर जरूर सर, जरूर सर, आपकी बड़ी महती कृपा है इस ट्रेनिंग के लिए। बहुत अच्छी जानकारी सर। ये मेरी किताब है, आप देख सकती हैं, श्योर सर, जागी आंखों के सपने। ये मोटिवेशनल बुक है। वेरी गुड, वेरी गुड, आई विल सी दैट। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। टाइम एक्सीड हो रहा है, अगर किसी के पास भी कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो वो करे, वरना लाइक जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ मैं महाराष्ट्र से अभिजीत बात कर रहा हूँ, अभिजीत शेजवर जी। सर। मेरा एक क्वेश्चन था, अगले 5 से 10 वर्षों में एआई सामग्री और नई तकनीकों सहित मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, एक मजबूत और अधिक समावेशी राष्ट्र बनाने के लिए कौन से कौशल या सुधार सबसे जरूरी हो? 5 से 10 वर्षों में तो बहुत लंबा समय ले लिया, कुछ वर्षों में ही बोलिए कि एआई की भूमिका जो है वो घर में घुस चुकी है और बहुत तेजी से काम कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। हम 21वीं सदी के भारत में हैं। आज एआई केवल डाटा विश्लेषण ही नहीं कर सकता है, कंटेंट निर्माण ही नहीं कर सकता है, वो अस्पताल में ऑपरेशन कर रहा है, रोबोटिक ऑपरेशन हो रहा है। ये सारी चीजें एआई के थ्रू हो रही है। रेलवे में टिकट काट रहे हैं, अब आदमी का काम एआई करने लगे हैं, रोबोटिक करने लगे हैं, एआई से रिलेटेड रोबोटिक जो है वो करने लगे हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। अब इसका दूसरा पहलू थोड़ा सा डरावना लगता है कि क्या लोग बेरोजगार हो जाएंगे जब एआई ही सब काम करने लगेगा। आप समझिए कि आज से 30 साल पहले आप अपने परिवार के किसी लोगों को पत्र लिखते थे तो 2 दिन लगता था उस भावनाओं को कलमों और स्याही में लपेटने में। आज आप सिर्फ एआई को बोल दीजिए कि एक लेटर लिख दो मेरे पापा को, तो बहुत सुंदर सा पत्र लिख देगा आपको। तो सीधी सी बात है कि आदमी की संवेदनाएं, भावनाएं, अपनापन, ये सारी चीज खत्म हो जाएंगी बहुत जल्दी, और हम मशीनी युग में पहुंच जाएंगे। आज आप मेरे से बात कर रहे हैं तो
टेलीविजन के थ्रू कर रहे हैं बात, ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं बात, एक समय ऐसा आएगा एआई के थ्रू कि आपके पास में एक गैजेट्स होंगे और उस गैजेट्स को आप फोन मिलाइएगा तो आपको थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा कि आप कैलिफोर्निया में पहुंच करके अपनी बुआ से मिल करके चले आए हैं। एआई की भी तैयारी चल रही है। माथे में चिप लगाएं, कान में चिप लगाएं, मोबाइल पे लगाएं, अपने पॉकेट में गैजेट्स रखें। तो एआई का भविष्य बहुत उज्जवल है और हम मशीनी युग में पहुंच गए। आज परिवार बहुत एडवांस हो चुका है। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो भी एआई वाले ही हो रहे हैं थोड़े समय के बाद। 3 साल के बच्चे जो हो रहे हैं, 2 साल के बच्चे हो रहे हैं, वो हमारे और आपकी तरह वो बालक नहीं रह रहे हैं, वो भी पूरे जवान हो रहे हैं। तो मानना चाहिए कि एआई का भविष्य अच्छा है, होना भी चाहिए देश के लिए। जी तो आज का सेशन अभी मैं एंड करती हूँ, टाइम हो गया है। किसी के पास भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, सभी का क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन कर लिए कि किसी के पास भी कोई क्वेरी नहीं बची होगी। ठीक है, तो आज का सेशन वास्तव में हम सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल रहा। तो एक बार फिर से हम सर का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही WHRC के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों जो भी यहाँ पे मौजूद थे, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल एवं स्टेट टीम के सदस्य, सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक धन्यवाद और आपने समय निकाला उसके लिए, ट्रेनिंग सेशन में उसके लिए धन्यवाद। ये वीडियो विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया है एवं इसके सभी अधिकार हमारे पास सुरक्षित हैं। ये वीडियो विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.whrc.org पर भी उपलब्ध है। मानवाधिकार संरक्षण, जांच, अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श, कानूनी सहायता, सहयोग के लिए आज ही हमसे जुड़ें।